नमस्कार बच्चों। देखिए अध्याय 3 मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर हमने 5 भाग कंप्लीट कर लिए। आज आपका 6ठा भाग है और शायद ये आपका लास्ट भाग भी हो सकता है। देखिए पीछे वाले वीडियो के अंदर हमने आयनिक यौगिकों की बात की थी। किसकी? आयनिक यौगिक जो होते हैं उनकी बात की थी। आयनिक यौगिकों की विशेषताओं की भी बात हमने कर ली थी कि उनके कौन कौन से गुण होते हैं। आज के इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो धातुओं की प्राप्ति की बात करेंगे। हमारा जो मुख्य टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? धातुओं की प्राप्ति। ध्यान से सुनना, आपको बिल्कुल सुनने वाली बातें हैं। धातुओं की प्राप्ति की हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि धातु की प्राप्ति किस प्रकार से होती है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो 2 शब्द आते हैं। एक तो आता है खनिज और एक आता है अयस्क। दोनों शब्दों का हमें पता होना चाहिए। एक तो शब्द आता है खनिज और एक शब्द आता है अयस्क। एक शब्द आता है खनिज और एक आता है अयस्क। प्यारे बच्चों, खनिज को बोलते हैं मिनरल्स और अयस्क को बोलते हैं ऑरेंज। ठीक है। खनिज की अगर बात करें तो पृथ्वी की भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से जो पाए जाने वाले तत्व या यौगिक होते हैं, ध्यान से सुनना, पृथ्वी की भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को कहाँ पाए जाते हैं? ये पृथ्वी की भूप्रपट्टी में। कहाँ पे? भूप्रपट्टी में पाए जाने वाले प्राकृतिक रूप से जो पाए जाते हैं तत्व या यौगिक, उनको क्या बोला जाता है? खनिज बोला जाता है। और अगर इन खनिजों में कोई विशेष धातु जो बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, कोई विशेष धातु जो बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है और जिसे निकाल लेते हैं और उसे काम में लेते हैं, जो लाभदायक होती है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम अयस्क बोलेंगे। अर्थात लाभदायक खनिज, ऐसा बोल सकते हो। लाभदायक खनिज जो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, अयस्क कहलाता है। प्यारे बच्चों, ये थे आपके दोनों ही शब्द जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं धातुओं का निष्कर्षण। किसका? धातुओं का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल्स। कि धातुओं का, धातु हमें जो खनिज के रूप में प्राप्त होती है, पृथ्वी की भूप्रपट्टी से प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है, वो धातु पूर्ण रूप से जो है शुद्ध नहीं होती है। तो उसको शुद्ध किस प्रकार से किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? धातुओं का, क्या बोलते हैं? धातुओं का निष्कर्षण। तो अब हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा धातुओं का निष्कर्षण। क्या टॉपिक रहेगा? धातुओं का निष्कर्षण। प्यारे बच्चों, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन का जो बटन होता है उसको भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको वीडियो अपलोड होती है यूट्यूब पर, आपको इसकी सूचना जो है वो मैसेज द्वारा प्राप्त हो जाए या नोटिफिकेशन द्वारा प्राप्त हो जाए। देखिए धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं के निष्कर्षण की अगर बात करें तो बहुत सारी धातुएं जो है वो भाई समतत्व रूप से पाई जाती हैं, कुछ जो है वो समतत्व रूप से नहीं पाई जाती। ठीक है। पृथ्वी के अंदर या भूप्रपट्टी में समतत्व अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन कुछ धातु जो होती हैं वो हमें यौगिक के रूप में प्राप्त होती हैं। किस रूप में? यौगिक के रूप में प्राप्त होती हैं। अगर हमने एक टॉपिक पढ़ा था सक्रियता श्रेणी। क्या पढ़ा था? सक्रियता श्रेणी। इसमें अभिक्रियाशीलता के आधार पर कि उच्च किसकी होती है अभिक्रियाशीलता, निम्न किसकी होती है, मध्यम में कौन होता है, उसकी हमने बात की थी। जिसमें मैंने उच्च क्रियाशीलता में आपको बताया था पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है। और अगर मध्यम की बात करें तो जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर था और इसके साथ ही मरकरी भी था। और लास्ट में अत्यधिक
कम क्रियाशीलता वालों की बात की थी, तो उसमें कौन था? सिल्वर और जो गोल्ड है वो दोनों थे। अब हम लोग बात करते हैं तो सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं जो है वो कम क्रियाशील होती हैं। देखिए हमने इस प्रकार से बनाया था कि NaCl, Mg, Zn, Fe, Pb, HCu, Hg, Ag, Au, ये सक्रियता श्रेणी थी। क्या थी? सक्रियता श्रेणी थी। प्यारे बच्चों, हमने बात की थी, इधर लिखा था हमने अधिक अभिक्रियाशीलता। क्या लिखा था? अधिक अभिक्रियाशीलता। ठीक है। नीचे की तरफ लिखा था सबसे कम अभिक्रियाशीलता या क्रियाशीलता, यही तो लिखा था। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था सबसे अधिक ऊपर की ओर जो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम ये होते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हमने बात की थी मध्यम क्रियाशीलता। ठीक है। अब देखिए सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाले जो तत्व होते हैं वो कौन कौन से हैं? सिल्वर और गोल्ड जो होते हैं। ठीक है। सिल्वर और जो गोल्ड होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो तांबा। ठीक है। तो नीचे श्रेणी में आने वाली धातुएं जो कम क्रियाशील होती हैं और ये समतत्र अवस्था में पाई जाती हैं। ये किस अवस्था में पाई जाती हैं? समतत्र अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में? समतत्र अवस्था में जो है वो पाई जाती हैं। इसके अलावा अगर बात करें कि ये समतत्र अवस्था में किस प्रकार से पाई जाती हैं, समतत्र अवस्था में पाई जाती हैं, तो उदाहरण इसके साथ आप लोग कॉपर भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो? कॉपर भी ले सकते हो। कॉपर व सिल्वर जो होते हैं वो अपने सल्फाइड व ऑक्साइड के इसके रूप में संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। ठीक है। सक्रियता श्रेणी के मध्य में Zn, Fe व Pb, ये इनकी जो अभिक्रियाशीलता होती है वो मध्यम होती है। अभिक्रियाशीलता क्या होती है? मध्यम होती है। ये धातुएं मुख्य रूप से ऑक्साइड, देखिए फिर से सुनिए, कम क्रियाशीलता वाली धातुएं जो हैं वो किसके साथ प्राप्त होती हैं? ये प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित होती है। समतत्व रूप से प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित होती हैं। अगर बात करते हैं मध्यम वाली की, तो ये कार्बन के उपयोग में अपचयन होती हैं। जैसे ये धातुएं जो होती हैं ये मुख्य रूप से ऑक्साइड, सल्फाइड व कार्बोनेट के रूप में, ऑक्साइड, सल्फाइड व कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है। इसी प्रकार अगर बात करें सबसे ऊपर वाली धातुएं, तो उसमें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये जो आपको दिख रही हैं ये सबसे अधिक क्रियाशीलता वाली होती हैं। क्या होती हैं? सबसे अधिक क्रियाशीलता वाली होती हैं। इनकी अगर बात करें तो ये कभी भी समतत्व रूप से नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती? समतत्व रूप से नहीं पाई जाती। ठीक है। क्या नहीं पाई जाती? आपसे प्रश्न पूछेगा समतत्व रूप से कौन सी पाई जाती है? समतत्व रूप से कोई सी नहीं पाई जाती। ऑक्साइड, सल्फाइड व कार्बोनेट के रूप में कौन सी पाई जाती है? तो आप इनके उत्तर इस प्रकार से इसको याद करके दे सकते हो। अब बात कर लेते हैं एस्क से जो धातु का निष्कर्षण है। एस्क जो होते हैं, जो हम धातु प्राप्त करते हैं खनिजों से, वो पूर्णतया शुद्ध धातु नहीं होती। वो पूर्णतया क्या नहीं होती है? शुद्ध धातु नहीं होती है। उसे शुद्ध करने के लिए क्या किया जाता है? धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। तो मान लीजिए हमने एस्क प्राप्त कर लिया, ये हमें अशुद्ध धातु जो है वो प्राप्त हो गई। ठीक है। अशुद्ध धातु प्राप्त होने के बाद में क्या करते हैं? अशुद्ध धातु जो है वो हमें कई रूप में प्राप्त हो सकती है। जैसे सबसे पहले तो इसका सांद्रण करेंगे। क्या करेंगे? सांद्रण। एस का क्या किया जाएगा? सांद्रण किया जाएगा। एस का सांद्रण करने के बाद में ये हमें कौन कौन सी प्राप्त होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? 3 प्रकार की। उच्च अभिक्रियाशील, सीधे लिख रहा हूं, उच्च क्रियाशील धातु। ठीक है। दूसरी हमें कौन सी प्राप्त होंगी? मध्यम क्रियाशील धातु। मध्यम क्रियाशील धातु। तीसरी कौन सी होंगी? तीसरी कौन सी होंगी? निम्न
क्रियाशील धातु। ठीक है, सांद्रण करने पर हमें 3 प्रकार की जो है धातुएं प्राप्त होती हैं। सबसे पहले खनिज था, खनिज से हमने अधिक मात्रा वाली एस को प्राप्त कर लिया, इसकी परिभाषा बता दी मैंने। सांद्रण किया 3 प्रकार की। अब अगर उच्च क्रियाशील धातु में आप लोग अगर उदाहरण लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, इसके अलावा मध्यम में कौन सी होंगी? जिंक, Fe और Pb। इसके अलावा अगर बात करें निम्न क्रियाशील में तो कॉपर, HgAu। ठीक है, जबकि मरकरी जो है वो द्रवावस्था में पाई जाती है। ठीक है, किस अवस्था में? लिक्विड अवस्था में। हमारे किताब पर यह द्रवावस्था में प्राप्त हो सकती है। इसके बाद में अगर बात करें तो उच्च क्रियाशील धातु की बात करते हैं सबसे पहले। तो इसका क्या किया जाता है? गलित धातु का विद्युत अपघटन किया जाता है। क्या किया जाता है? विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन किया जाता है और विद्युत अपघटन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाती है? शुद्ध धातु जो है वो प्राप्त हो जाती है। कौन सी धातु प्राप्त हो जाती है? शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। इसी को क्या बोलते हैं? निष्कर्षण। शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? निष्कर्षण करते हैं। मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं की बात करते हैं तो ये हमेशा ही ऑक्साइड, सल्फाइड व कार्बोनेट के साथ प्राप्त होती हैं। तो ये या तो प्राप्त होंगी हमें कार्बोनेट एस के साथ, किसके साथ? कार्बोनेट एस के साथ, या प्राप्त होंगी सल्फाइड एस के साथ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर भी आप लोगों को ये बात बता दी थी, तो आपको कंफ्यूज जो है वो नहीं होना है। इसके रूप में प्राप्त होंगी। तो अब कार्बोनेट एस जो होता है उसका निस्तापन किया जाता है। उसका क्या किया जाता है? निस्तापन किया जाता है। क्या किया जाता है? ये एक प्रकार की विधि है जो आपके नहीं दे रखी, आपको सिर्फ याद रखना है। इसका क्या किया जाता है? निस्तापन जो है वो किया जाता है। और निस्तापन होता है और निस्तापन के बाद में जो सल्फाइड एस है इसका क्या किया जाता है? इसका भर्जन किया जाता है। यह भी एक धातु निष्कर्षण की विधि होती है, भर्जन किया जाता है। और भर्जन करने के बाद में अगर निस्तापन, कार्बोनेट एस का निस्तापन कर लेते हैं, सल्फाइड का क्या कर लेते हैं? भर्जन कर लेते हैं, तो हमें धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो हमें क्या प्राप्त होता है? धातु का ऑक्साइड जो है वो प्राप्त होता है। धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। और धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है तो इसका अपचयन करते हैं। क्या करते हैं? अपचयन करते हैं और फिर हमें क्या प्राप्त हो जाती है? शुद्ध धातु जो है वो प्राप्त हो जाती है। अंत में हमें क्या प्राप्त हो जाती है? शुद्ध धातु जो है वो प्राप्त हो जाती है। यह मध्यम क्रियाशील धातु होती है। इसके बाद में बात करते हैं निम्न क्रियाशील धातु की। तो प्यारे बच्चों, निम्न क्रियाशील धातु में क्या होता है? सल्फाइड एस के रूप में प्राप्त होती हैं। ये समतंत्र अवस्था में भी पाई जाती हैं, सल्फाइड एस के रूप में प्राप्त होती हैं। ठीक है, ये भी साथ में आप लोग याद रख लेना। ठीक है, इसका क्या किया जाता है? सल्फाइड ऑक्साइड एस का हमेशा ही क्या किया जाएगा? भर्जन किया जाएगा। और भर्जन करने के बाद में क्या प्राप्त होंगे? धातु ऑक्साइड प्राप्त होंगे। ये प्रक्रिया जो है वो चलती रहेगी। धातु और धातु के बाद में जो परिष्करण है वो प्राप्त हो जाएगा, या शुद्ध धातु जो है वो प्राप्त हो जाएगी। क्या प्राप्त हो जाएगी? शुद्ध धातु जो है वो प्राप्त हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से उच्च क्रियाशील धातुओं को विद्युत अपघटन से शुद्ध धातु, मध्यम क्रियाशील धातु का कार्बोनेट, सल्फाइड, भर्जन आदि से हो जाएगा। ठीक है, निम्न क्रियाशील धातु सल्फाइड भर्जन धातु से हो जाएगा। तो ये क्या किया जाता है? इन एस्कों का जो है निष्कर्षण किया जाता है। कल हम बात करेंगे एस्क जो होते हैं इनका सबसे पहले समृद्धीकरण करेंगे, उसके बाद में इसका निष्कर्षण पढ़ेंगे और उसके बाद में इसका परिष्करण जो है वो पढ़ेंगे। और इसके बाद में एक लास्ट टॉपिक रहेगा आपके क्षारण, जिसमें आपका ये चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने तो सोचा था कि इसी वीडियो के अंदर पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी ज़्यादा 15 मिनट हो चुकी हैं लगभग। तो 7वां पार्ट इस चैप्टर का और बनेगा, जिसकी बात हम कल वाले वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।